सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखें, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये कहानी है 1931 की, तमिलनाडु के रामेश्वरम के लड़के अब्दुल कलाम की। गरीब परिवार से तो थे वो, लेकिन सपने काफ़ी बड़े थे, उस आसमान से भी ऊपर। 1939 महज 8 साल की उम्र में पैसों की तंगी की वजह से वो अखबार बेचना शुरू किया, और चलते चलते अखबार को बेचते बेचते वो पूरा का पूरा अखबार पढ़ लिया करते थे। आप फोकस को समझिएगा, क्या फोकस रहा होगा उनका। उनके पास ना पैसे थे ना संभावनाएं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ था। क्या था? उनके सपने, उनके ड्रीम, और उस पर डटे रहना है। उसके लिए दिन रात एक कर देना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। 1957 MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उनके पास 2 ऑफर थे, the Air Force and the Military of Defense. सबको पता था कलाम को उड़ना पसंद है, पर अनलकली वो एयरफोर्स से रिजेक्ट हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज्वाइन किया, वहां वो प्रमोट होकर विक्रम साराभाई की टीम में चले गए। APJ अब्दुल कलाम। 1963 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए उन्हें नासा भेज दिया गया। वहां उन्हें ऑफर किया गया ज़्यादा सैलरी पे वहीं काम करने की। संभावनाएं 2 थी दोस्त, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। एक, या तो वो वहीं रुक जाएं और अपना लाइफ एंजॉय करें अच्छे पैसों के साथ, वहाँ की नागरिकता लेके। एंड द सेकेंड थिंग इज वर्क फॉर ए कंट्री, देश की सेवा। उन्होंने देश की सेवा करने का सोचा और वो वापस इंडिया आ गए और इसरो को ज्वाइन किया। उस वक्त अपना देश काफ़ी पीछे हुआ करता था, आर्थिक रूप से भी और टेक्नोलॉजी के पार्ट में भी देखें तो भी। समुद्र के पास वो अपना रॉकेट लॉन्चर बनाए और साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट के पार्ट को ले जाया करते थे। 1963 द फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट, पहला साउंडिंग रॉकेट उन्होंने लॉन्च किया। वो अपने काम में इतने लीन हो गए थे, इतने रम गए थे कि वो अपने सगाई का डेट तक भूल गए थे। 1969 में उन्हें इसरो का डायरेक्टर बनाया गया। चूँकि इंडिया आर्थिक रूप से कमज़ोर था, तो फंड कम होने की वजह से वो SLV-3 और PSLV दोनों पर काम करने लगे। मतलब क्या कमाल का मैनेजमेंट था उस बंदे का। वो रोज 18 घंटे काम करते हैं, 18 आवर्स अ डे, साल में कोई छुट्टी नहीं। 1969 to 1979 10 साल लगातार काम किया, कोई छुट्टी नहीं, कोई सैटरडे संडे नहीं, केवल और केवल 2 छुट्टियाँ ली, एक माँ के देहांत पे और एक पिता के देहांत पे। 1979 पूरे 10 साल के मेहनत के बाद वो समय आ गया था SLV-3 को लॉन्च करने का। क्या हुआ? SLV-3 फेल हो गया। He was just frustrated. उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। सारे सपने एक पल में टूट गए। पूरा देश उन पे सवाल खड़े कर रहा था। उस वक्त उनके प्रोफेसर सतीश धवन, जो उस टाइम के चेयरमैन थे, उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में सारा फेलियर अपने ऊपर लिया और बोला, दिस इज द बेस्ट टीम वी हैव। 1 साल बाद फिर से यही टीम SLV-3 लॉन्च करेगी। ये सुनकर कलाम की टीम में दुगनी एनर्जी भर दी गई। Then at T-4 minutes, computer put a hold. It says don't launch. Then immediately a computer printout comes out. There's some problem in the second stage control system. There's leakage, so don't launch. I immediately put the rocket in manual mode.
So rocket took off, 100 seconds, beautiful launch. Within few seconds, instead of putting the satellite in the orbit, the whole system went to Bay of Bengal. So it was a failure. And then how do you handle a failure? It's very important for entrepreneurs. And Satish Dhawan said, yes, it's a failure. First time you launched, you gained a lot of system, and definitely we will succeed. But chair, Indian Space Research Organization, he took the responsibility of the failure. He completely switched my failure to his failure. This is the leadership quality. ये कलाम के पास केवल 1 साल था। नज़र उन पे थी, SLV-3 फेल हो चुका था। उन्होंने वो नहीं सोचा जो चला गया, बल्कि वो सोचा जो उनके पास था। क्या था उनके पास? उनके पास था 1 साल। करीब मेहनत की। 1918 समय आ गया था SLV-3 को दोबारा लॉन्च करने का। SLV-3 दोबारा लॉन्च हुआ। क्या हुआ? SLV-3 सक्सेसफुली लॉन्च्ड। पूरा देश में जश्न का माहौल हो गया। इस बार फिर प्रोफेसर सतीश धवन मीडिया कॉन्फ्रेंस में गए, पर इस बार वो माइक कलाम को दे दिए। आप समझिएगा, दिस इज कॉल्ड टीम लीडरशिप। जब टीम फेल हो जाए तो लीडर अपने आप को आगे कर ले, और जब टीम सक्सेस हो जाए तो टीम को आगे कर दिया जाए। वो रुके नहीं, उनका फोकस था मिसाइल बनाना है, मिसाइल बनाना है। 1982 उन्हें DRDO का डायरेक्टर बना दिया गया। उस टाइम चाइना और पाकिस्तान मिसाइल पर मिसाइल बना रहे थे। उन्हें हर पल देश की सुरक्षा की चिंता हो रही। यार एक बात तो तय थी, क्या कमाल का इमेजिनेशन पावर था उनका। उस वक्त वो गीता पढ़ रहे थे, उसमें बर्बरी की कहानी सामने आई। आप में से बहुत लोग इस कहानी से वाकिफ़ होंगे। उस कहानी से कलाम बहुत इंस्पायर हुए। बर्बरी के पास 3 तीर हुआ करते थे। एक तीर से वो सबको प्रोटेक्ट कर लेते थे, दूसरे तीर से वो ये पता कर लेते थे कि किस पे अटैक करना है, और तीसरे तीर से वो कहानी ख़त्म। अब समझिएगा उस स्टोरी को उन्होंने कैसे लिंक किया मिसाइल से। वहाँ से उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं गाइडेड मिसाइल बनाया जाए। गाइडेड मिसाइल, अगर कोई लेफ्ट जाए तो मिसाइल लेफ्ट जाए, राइट जाए तो मिसाइल राइट जाए, आगे जाए तो मिसाइल आगे जाए। उसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ मीटिंग की, और उसके बाद कई मिसाइल की झड़ियाँ लगा दी। 1985 में त्रिशूल मिसाइल, 1988 में पृथ्वी, और 1989 में फाइनली अग्नि मिसाइल लॉन्च कर दिया। जब अग्नि मिसाइल लॉन्च हुई तो उस वक्त अग्नि मिसाइल लॉन्च करने वाले केवल 5 देश थे, और उनके बाद भारत 6वां देश बना। दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़कर कलाम ने भारत को 6वें पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया था। पूरे इतिहास को बदल डाला। वो कर डाला जो इंडिया सोचा भी नहीं था। वो समय ला दिया कि अब भारत कई देशों का मदद करने लगा। 2002 में वो देश के 11वें राष्ट्रपति बने। जनरली राष्ट्रपति लोग बड़े बड़े ट्रक के साथ एंट्री लेते हैं, बट ही वॉज द फर्स्ट मैन। वो पहले राष्ट्रपति थे जो केवल 2 सूटकेस लेके पैरों से राष्ट्रपति भवन गए।
27 जुलाई 2015 की शाम लेक्चर देने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और वो हमें छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। आज कलाम हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो देश के लिए किया दैट इज अनएक्सप्लेनेबल, वो कभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता।